So let we have the quick revision of unit number 2. So unit number 2 is relating with the level of strategies which you have at the corporate or business level. This is the content of unit number 2. In that we just start up with the first strategical choices. In unit number 1 we already understand that strategy management is concerned with not only identifying the strategy but also its implications. So unit number 1 के अंदर हमने देखा था strategical positions कि भाई current strategy situation समझने के लिए हम क्या करते हैं. In unit number 2 we are talking about the strategical choices कि भाई कंपनी के रूप में हमारे सामने कौन कौन सी strategies available हो सकती है. So that is unit number 2. Then we also discussed the some of the strategies which we can have कि भाई कंपनी को अगर ग्रो करना है then we can go for diversifications, integrations, market expansion, product development, market development और इवन कंपनी के बाहर जाके मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर. तो ये सारी क्या है लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज है. आउट ऑफ दैट सिलेबस में जो थी हमने वो डिस्कस किया था. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बिजनेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कि भाई कोई भी कंपनी है तो वो सबसे पहले डिसाइड करना चाहेगी कि भाई उसके जो रिसोर्सेज है, एसेट्स है, पैसा है, तो कोई एक ही पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी. और इवन उसके यहाँ पे नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट्स है. तो कंपनी के रूप में नाउ बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस वी वांट टू टेक अ डिसीजंस कि भाई हमारे जो स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट्स है वो कितने हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, फ्यूचर में उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होगी, उनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उनके अंदर नए रिसोर्सेज ऐड करने हैं या नहीं करने हैं. तो ये सारे डिसीजंस लेने में आपको बिजनेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि जैसे एज अ वन इंडिविजुअल के भी आप सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाते, एज ए सेम वे कि कोई कॉर्पोरेट हाउस है वो अपना सारा पैसा, अपना सारा रिसोर्सेज कोई एक बिजनेस यूनिट में नहीं लगाएगा. तो डेफिनेटली वो सारे अपने डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को आइडेंटिफाई करेगा और हर एक को ऑब्जर्व करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजंस लेगा कि भाई कौन से बिजनेस यूनिट के लिए कितना पैसा, कितना रिसोर्सेज देना है. तो उसके अंदर हमने देखा था कि भाई हमारे पास दो मॉडल है, दो टूल्स है टू एनालाइज कि भाई हमारे जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, हमारे जो स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट्स है वो क्या है, कैसे है, उनके लिए क्या करना चाहिए. तो इन दैट हमने सबसे पहला मॉडल देखा था BCG मैट्रिक्स कि जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट. तो ये दोनों वेरिएबल्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हमारा जो स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट है उसका मार्केट शेयर कैसा है, ज़्यादा है या कम है, वो जो कंसर्न इंडस्ट्री में बिलोंग करता है तो वो इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है, ज़्यादा है या कम है. बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू प्लॉट. तो आफ्टर प्लॉटिंग वी कैन सी दैट वी हैव अ 4 क्वाड्रेंट कि भाई 4 प्रकार के क्वाड्रेंट्स होंगे. उसमें से सबसे पहला था स्टार कि जहाँ पे क्या है आपके रिलेटिव मार्केट से ज़्यादा है, मतलब आप मार्केट लीडर हो और कंसर्न जो इंडस्ट्री है वो हाईली स्पीडीली ग्रो हो रही है. तो ये टाइप के बिजनेस यूनिट, जो भी बिजनेस यूनिट यहाँ पे प्लॉट हो रहा है तो उसमें से आपको पैसा मिलता होगा, बट साइमल्टेनियसली आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना होगा. क्यों? तो कि भाई कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट था कैश काउ कि जहाँ पे वंस अगेन आप मार्केट लीडर हो बट मार्केट ग्रोथ रेट घट गया है, बट इवन दो आपको ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट यहाँ पे फॉल हुए होंगे तो वो सारी कंपनी आपको अच्छा पैसा देती होगी. क्यों? तो कि भाई मार्केट ग्रोथ घट गया है, मतलब कॉम्पिटिटर्स कम हो गए होंगे, मार्केट स्टेबल हो गया है और वहाँ पे आप लीडर के रूप में अच्छा सेल्स कर रहे हो, अच्छा प्रॉफिट एक्वायर कर रहे हो. तो यहाँ पे जो भी बिजनेस यूनिट्स होंगे वो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते होंगे. उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्वाड्रेंट कि जहाँ पे क्या है मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है, आपका मार्केट शेयर कम है, इवन दो इंडस्ट्री जो है वो स्पीडीली ग्रो हो रही है बट आपका बिजनेस यूनिट ग्रो नहीं हो रहा है. तो वहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो बिजनेस यूनिट्स है उसके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करें या नहीं करें. तो कैश काउ में से जो पैसा आएगा वो हम स्टार्स के अंदर या क्वेश्चन मार्क के अंदर जो बिजनेस यूनिट प्लॉट होते हैं उसके अंदर हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें, वो डिसीजंस हम यहाँ पे लेते हैं. उसके बाद लास्ट क्वाड्रेंट था डॉग्स कि जहाँ पे ऐसे बिजनेस यूनिट्स है कि जिसका मार्केट शेयर भी कम है, मार्केट ग्रोथ भी कम है. तो वहाँ पे हमें डिसीजंस लेनी है कि भाई इनको कंटिन्यू रखना है या हार्वेस्ट करना है या डिसइन्वेस्टमेंट करना है. तो वो डिसीजंस हम वो बिजनेस यूनिट्स के लिए लेंगे. तो यहाँ पे आपको PLC और रिलेटिव मार्केट शेयर
मार्केट ग्रोथ, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चारों क्वाड्रेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है और बताना है कि भाई हर एक क्वाड्रेंट में जो बिजनेस यूनिट प्लॉट होता है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और वहाँ पे आप क्या करोगे। तो दिस इज द फर्स्ट मॉडल इन द बिजनेस पोर्टफोलियो। उसके बाद नेक्स्ट था GE 9 सेल मैट्रिक्स कि भाई ये क्यों बनाया कि जो इश्यूज प्रॉब्लम BCT मैट्रिक्स में थे उसमें से ओवरकम होने के लिए कि भाई वहाँ पे ओनली 2 वेरिएबल्स थे और उनको हाई एंड लो एंड हम ऐसा डिवाइड कर देते। तो उन्होंने क्या किया कि भाई दे आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मोर फैक्टर्स विच इज गोइंग टू अफेक्ट द इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ कि भाई दोनों को डिटरमाइन करने के लिए ज्यादा फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। फिर क्या हुआ, दे जस्ट गो फॉर गिविंग द वेटेज एंड रेटिंग टू ईच ऑफ द फैक्टर्स कि भाई मेरे को इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस डिटरमाइन करनी है। ये क्या होगा, हर एक बिजनेस यूनिट के लिए आप करोगे कि भाई जो कंसर्न बिजनेस यूनिट्स है उसकी इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस कैसी है, उसकी बिजनेस स्ट्रेंथ कैसी है, वो डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करोगे, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स आइडेंटिफाई करोगे, उसका ओवरऑल वेटेज कितना है, ओवरऑल इंपॉर्टेंस कितना है, उसके बेसिस पे आप उसका रेटिंग करोगे और वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकली आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो कि भाई उसकी इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस ज्यादा है या कम है, बिजनेस स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू प्लॉट। तो यहाँ पे 3x3 9 सेल मैट्रिक्स होगा। वंस अगेन सेम वे कि भाई एक साइड पे आप बिजनेस स्ट्रेंथ दिखाते हो, दूसरी साइड पे आप इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस दिखाते हो। तो यहाँ पे एज पर दिस मॉडल हमारे पास 3 प्रकार की स्ट्रेटेजीज होगी कि जो बिजनेस यूनिट यहाँ पे जो ग्रीन स्लॉट है अगर उसके अंदर आपका बिजनेस यूनिट प्लॉट हुआ है, मतलब वो बिजनेस यूनिट फ्यूचर में क्या है आगे बढ़ सकता है, उसमें से आपको पैसा मिल सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो वहां पे कंपनी के रूप में आप अपना रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑल दोस बिजनेस यूनिट्स हु आर प्लॉट अंडर द दिस येलो लाइन, तो वो क्वाड्रेंट में जो भी बिजनेस यूनिट्स है वहां पे आपकी स्ट्रेटेजीज होगी होल्ड कि भाई आपको देखना है कि भाई वो आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, वो कंसर्न जो इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उसकी सिचुएशंस कैसी है, कॉम्पिटिटर्स की सिचुएशंस कैसी है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजंस। द लास्ट वन दैट इज हार्वेस्ट रेड वन कि भाई वहां पे जो बिजनेस यूनिट प्लॉट हुए हैं तो उसमें से आपको क्या है फ्यूचर में रिटर्न मिलने के चांसेस कम है, तो वो बिजनेस यूनिट्स आप जल्द से जल्द हार्वेस्ट कर लोगे, उसमें से जितना पैसा मिलता है उतना ले लेना है, बाकी उसको सोल्ड आउट करना है। तो इन दिस वे जो G9 मैट्रिक्स है वो आपको 3 प्रकार की स्ट्रेटेजीज अपने बिजनेस यूनिट्स के लिए देता है। तो आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे क्रिएट किया और रेड में क्या होगा, येलो में क्या होगा, ग्रीन में क्या होगा, वो आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि भाई देयर आर द सर्टेन स्ट्रेटजीज व्हिच वी आर गोइंग टू यूज आउट एट द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल। फर्स्ट स्टार्टअप किया विद द डाइवर्सिफिकेशंस कि भाई डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, यू आर मूविंग फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट और कॉम्पिटेंसीज कि भाई आप करंटली जिसमें अच्छे हो, जो प्रोडक्ट आपकी है, जो मार्केट है उससे हटके कुछ नया करना है, डिफरेंट करना है, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशंस। तो डाइवर्सिफिकेशंस 2 टाइप का हो सकता है, रिलेटिव और अनरिलेटेड। रिलेटेड में क्या होगा कि भाई आपकी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है, रिसोर्सेज है, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में वही रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप साइमल्टेनियसली ऐसी प्रोडक्ट लाओगे कि जो उससे समवट रिलेटेड है कि भाई सोप प्रोड्यूस करते थे उसके साथ में आप शैम्पू प्रोड्यूस करोगे, तो इन दिस वे इट इज कॉल्ड रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस। अनरिलेटेड में क्या होगा, यू विल गो फॉर टोटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट कि जहां पे आपको जो रिसोर्सेज है पूरी प्रोसेसिंग आपकी वैल्यू चेंज जो होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। तो आप ऐसी प्रोडक्ट के साथ आते हो कि जो टोटली डिफरेंट है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी करंटली मैन्युफैक्चरर्स का रहा था, मैं था टेक्सटाइल पे और अभी मैं गया पेट्रोलियम में, तो ये क्या हो गया, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे आपको दोनों स्ट्रेटेजीज क्या है, रिलेटेड क्या है, अनरिलेटेड क्या है और कौन कौन से रीजंस थे, आप रिलेटेड और अनरिलेटेड के लिए जाओगे तो वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी थी इंटीग्रेशंस कि जहां पे देखा हमने कि इंटीग्रेशंस का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी रिफर्स के बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस यू वांट टू गेन द ओनरशिप, you want to hold the power over your suppliers, distributors and competitors कि भाई मैं उनको एक्वायर करना चाहता हूँ, उनके ऊपर मेरा पावर होल्ड इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशंस। तो वंस अगेन इंटीग्रेशंस 2 टाइप का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो वर्टिकल के अंदर 2 था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आपकी प्रोडक्ट बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर्स के हैंड में पहुंचती है, इन बिटवीन देम जो भी
इंटरमीडिएट्स है आपकी वैल्यू चेन में, वो सारे लोगों को आप एक्वायर करोगे, उनके ऊपर पावर आप होल्ड करोगे, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस। बैकवर्ड इंटीग्रेशंस में बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रिसोर्सेज आता है तो वो रिसोर्स सप्लायर्स को आप एक्वायर करोगे, तो उसको आप बोलोगे बैकवर्ड इंटीग्रेशंस। में हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस, कि जहां पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द कॉम्पिटिशंस, मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस। तो तीनों का मतलब क्या है और तीनों कब इफेक्टिव होगी वो हमें समझना है। उसके बाद हमने देखा मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। तो मार्केट डेवलपमेंट में क्या करते हैं कि भाई हमारा करंट एग्जिस्टिंग मार्केट है वो अभी डाउन हो गया है, हमारी सेल्स नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे कंपनी के रूप में एक नया मार्केट आइडेंटिफाई करेंगे, नया जियोग्राफिकल लोकेशंस आइडेंटिफाई करेंगे, अपने टारगेट ऑडियंस को एनहेंस करेंगे, नए टारगेट ऑडियंस को ढूंढेंगे, प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी एनहेंस करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो वो कब इफेक्टिव है वो आपको डिस्कस करना है। उसके बाद था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि जहां पे क्या है आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो अभी डिक्लाइन स्टेज में चली गई, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, यू विल मूव टुवर्ड्स द आइडेंटिफाइंग द न्यू प्रोडक्ट और यू विल गो फॉर इंप्रूविंग योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद हमने देखा मर्जर एंड एक्विजिशंस, के जहां पे हमने देखा मर्जर का मतलब क्या होता है कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, कि भाई दो सिमिलर टाइप की कंपनी है वो साथ में आती है, क्यों, तो कि अपने रिसोर्सेज को यूज करके अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करना चाहती है, अच्छी इमेज बिल्डअप करना चाहती है, तो उसको हम बोलेंगे मर्जर। एक्विजिशंस में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, कि भाई बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया, उसकी ओनरशिप एक्वायर कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे एक्विजिशंस। वो क्या है, कंसेंट से भी हो सकता है, विदाउट कंसेंट भी हो सकता है, तो विदाउट कंसेंट है तो उसको हम बोलेंगे हॉस्टाइल टेक ओवर। उसके बाद हमने वेरियस मोटिव्स देखे कि भाई मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए क्यों जाएंगे, तो कि भाई स्पीडीली हमें मार्केट में एंटर होना है, कॉम्पिटिशंस कम करनी है, रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करना है, अंडर यूटिलाइज जो है उसको इफेक्टिवली यूज करना है, टैक्स रिड्यूस करना है, तो ये सारे फैक्टर्स है कि बिकॉज ऑफ विच आप मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए जाओगे। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज विच वी हैव एज अ कॉर्पोरेट और एज अ बिजनेस हाउस। उसके बाद लास्ट में हमने देखा मैकन 7S फ्रेमवर्क मॉडल, के जहां पे हमने समझा कि भाई कंपनी के अंदर आप स्ट्रेटेजिकल कोई भी स्ट्रेटेजी इम्प्लीकेट करना चाहते हो या कोई चेंजेस कंपनी के अंदर लाना चाहते हो, तो उस टाइम पे देयर आर द सर्टेन फैक्टर्स व्हिच यू नीड टू कंसीडर, कि भाई ये जो 7 फैक्टर्स है कि जो आपको ध्यान में रखने हैं, कि जो आप स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप सक्सेसफुली कोई चेंजेस कंपनी में ला पाओगे या नहीं ला पाओगे, तो वो चीज ये 7 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। सो एज ए मैनेजमेंट अगर आपको ये डिसीजंस लेनी है, स्ट्रेटेजीज के नई स्ट्रेटेजीज के लिए जाना है, तो वो नई चीज की, वो नए चेंज की ये 7 फैक्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी, ये 7 फैक्टर्स वो स्ट्रेटेजी या चेंज को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजंस एंड यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि यस हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। सो इन दिस वे दिस आर द 7 फैक्टर्स व्हिच यू नीड टू एनालाइज। उसको हमने हार्ड फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म में डिवाइड किया, और हार्ड फॉर्म क्या होता है, हार्ड फैक्टर्स ऑल दोस एलिमेंट है कि जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसको इजीली चेंज भी कर पाओगे, बट सॉफ्ट फॉर्म एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो आपको डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई है एंड डिफिकल्ट टू चेंज है, तो आप चेंज करने के टाइम पे इसको आसानी से जल्दी से चेंज नहीं कर पाओगे। सो दिस आर द कंटेंट एंड पॉइंट्स व्हिच वी कवर अप अंडर द यूनिट नंबर 2। सो